टैक्स फाइलिंग 2026 की टैक्स फाइलिंग स्टार्ट हो गई है और ये वीडियोस आपको हेल्प करेंगी कि आपने अपनी रिटर्न कैसे फाइल करनी है। इस फर्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि जब आप इस दफ़ा अपना आईआरएस का अकाउंट ओपन करेंगे तो आपके लिए एक सरप्राइज मौजूद है, यानी आपको एक सरप्राइज मिलेगा इससे पहले कि आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करें। एफबीआर आपको सरप्राइज देने लगे, तो इस वीडियो पे बात करते हैं, यानी सरप्राइज पे बात करते हैं इस वीडियो में। और इस वीडियो के टॉप पर जो प्ले लिस्ट आ रही है, हाउ टू फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न फॉर 2026, उसमें जो है हम इनकम टैक्स रिटर्न के मुख्तलिफ पेजेस को एक्सप्लेन करते रहेंगे कि आपने उसको कैसे करना है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं ये सरप्राइज क्या है। मैं हूं आपका टैक्स दोस्त और टैक्स होस्ट एंथनी विलियम्स और आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती वीडियोस, विजुअल गाइड टू डिकोडिंग एफबीआर समरी ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस। तो बेसिकली जब आप इस दफा अपना आईआरएस ओपन करेंगे तो बेसिकली आपके सामने सबसे पहले ये विदहोल्डिंग स्टेटमेंट या विदहोल्डिंग समरी आईआरएस में नजर आ रही होगी। ये बेसिकली आपका डिजिटल फुटप्रिंट है, यानी एफबीआर ने जितनी भी आपकी सीएनआईसी के अगेंस्ट टैक्स डिडक्शंस और टैक्स रिलेटेड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हुई है, एफबीआर आपको आपकी 2026 की टैक्स रिटर्न में सबसे पहले वो बता रहा होगा। और इसके 4 पार्ट्स हैं, उसमें बात करेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये चीज़ें पहले एमआईएस और एफबीआर मालूमात में वहाँ पे स्टोर होती थी और आपको एक्सेस करनी पड़ती थी। इस दफ़ा जब आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो ये सामने शो हो रही होगी। इसको कैसे समझना है और इसको कैसे डील करना है, इस वीडियो में बात करते हैं। याद रखें इसमें कि ये जो विदहोल्डिंग समरी या डिजिटल फुटप्रिंट है, ये एफबीआर ने बता दिया गया है कि ये इंडिकेटिव है, यानी यहाँ जो कुछ शो हो रहा है उसके अलावा भी ट्रांजेक्शन हो सकती हैं जो आपने की होंगी। तो आप ये नहीं कह सकते कल को जब आप अपनी रिटर्न फाइल कर लेंगे कि जी ये वाली ट्रांजैक्शन तो एफबीआर शो नहीं कर रहा था तो मैंने भी अपनी रिटर्न में फाइल नहीं की। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि दिस इज एन ऑटोमेटेड ड्राफ्ट, यानी मुख्तलिफ सोर्सेज से, बैंक से, सुई गैस वगैरह जगहों से आपका डेटा लिया गया है और यहाँ पे कंपाइल किया गया। लेकिन लीगली इसकी एक्यूरेसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, तो यहाँ पे ख्याल रखना। तीसरा ये है कि यू मस्ट रिव्यू द समरी ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन पेज बिफोर यू कैन फाइल योर एनुअल टैक्स रिटर्न। तो ये वो सरप्राइज है, यानी कि इस दफा आपको इसको देख के कुछ एक्टिविटीज करनी पड़ेंगी, फिर आप जो है ना टैक्स फाइलिंग पे स्टार्ट होंगे। और साथ ही साथ मैं आपको ये कहूँ कि ये आपके बिहाफ पे सारा डेटा आपके सामने होगा, तो आपके लिए एक तरह से इजी भी हो सकता है कि फिर इसी डेटा से रिलेटेड आप डॉक्यूमेंटेशन अपने बैंक्स, अपने एम्प्लॉयर, अपने सप्लायर्स, डिपेंडिंग कि आपकी कौन कौन सी सोर्सेज ऑफ इनकम है वो कर सके। तो होपफुली पॉजिटिव चीज़ है, लेकिन आपके लिए, मेरे लिए सरप्राइज है। ये है जी 4 पार्ट्स उसके, यानी सबसे पहला जो पार्ट है और इसको हम डिटेल में भी देखेंगे, वो आपसे पूछोगे कि आप इनकम कौन सी कमाते हैं, सैलरी कमाते हैं, बिजनेस कमाते हैं, कैपिटल गेन कराते हैं, और आप पाकिस्तान में रेजिडेंट थे कि नॉन रेजिडेंट थे। ठीक है जी, ये 2 सवाल। ऊपर आपसे इनकम की डिटेल होगी, इवन इंक्लूडिंग इसमें ये होगा कि अगर आपकी कोई इनकम भी नहीं है तो उसका भी खाना है। और यहाँ आपसे पूछा जाएगा कि आप पाकिस्तान में 183 डेज थे। ये पहला पार्ट था जोन 1। जोन 2 में जो डेटा दिखाया जा रहा है वो आपको दिखाया जा रहा है एज ए विदहोल्डिंग, यानी वो टैक्स जो आपसे डिडक्ट हुआ है मुख्तलिफ ट्रांजेक्शंस पे। अब आपको पता है तकरीबन 100 के करीब विदहोल्डिंग टैक्सेस होते हैं, इंटरनेट, मोबाइल से लेके गाड़ी के टोकन पे और फिर बिजनेसेस में इम्पोर्ट पे वगैरह वगैरह। तो ये सब के लिए होगा, यानी कि बिजनेस इंडिविजुअल, सैलरी, इवन वो लोग जिनकी इनकम नहीं है लेकिन वो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं, ऑनलाइन हाउसवाइफ्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, इंटरनेट है, मोबाइल है, तो ये सब कुछ इसमें कुछ ना कुछ शो हो रहा होगा। तीसरा जो जोन है, ये वो है एज ए विदहोल्डिंग एजेंट। अगर आप हैं, आपने टैक्स अगर कलेक्ट किया है एफबीआर के बिहाफ पे, आप कहेंगे कि हम ऐसा क्यों करेंगे। तो बेसिकली विदहोल्डिंग स्टेटमेंट्स में या विदहोल्डिंग के कानून में ऐसे बिजनेसेस, उसके अलावा एनजीओस, गवर्नमेंट के इदारे, कंपनीज, ये बाय डिफॉल्ट जो है ना विदहोल्डिंग एजेंट होते हैं। तो हो सकता है आपने कोई कंपनी खोली हो, आपने बिजनेस ना किया हो, लेकिन फिर भी कोई विदहोल्डिंग वगैरह के हवाले से आपका कुछ डेटा हो। याद रखें कि सारे डेटे को आपने वेरीफाई करना है, चेक करना है। और तीसरे जोन में ये शो हो रहा होगा कि आपने कोई विदहोल्डिंग की है तो वो शो हो रही होगी, क्योंकि अगर आपने कोई विदहोल्डिंग की है तो इसका मतलब है आपने वो एक्सपेंस किया है, तो फिर उसको अप्रोप्रिएटली उस बिजनेस की सेक्शन में शो कर रहा होगा। ठीक है, कभी कभार ऐसा होता है कि खासतौर पर डॉक्टर्स और प्रोफेशनल लोगों के साथ कि वो जॉब तो प्राइवेट सेक्टर यानी गवर्नमेंट सेक्टर में कर रहे होते हैं, तो गवर्नमेंट उनको सैलरी देती है, वो कहीं प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो उनसे एज ए कॉन्ट्रैक्टर जो है ना विदहोल्ड किया होता है, यानी उनसे विदहोल्ड हुआ होता है यहाँ पे विदहोल्डिंग। तो उनका यहाँ भी आ रहा होगा और जो क्या कहते हैं सैलरी भी आ रही होगी, और सैलरी के अलावा भी, यानी सैलरी 149 सेक्शन है, उसके अलावा 153 सेक्शन भी लिखा होगा। तो ये सब चीजें लिखी होगी। तो मकसद ये है कि ये सब आपको बताएगा कि टैक्स लॉ में आपने जो मुख्तलिफ इनकम कमाई है उनको आपने कहाँ कहाँ शो करना है। तो एक अच्छा इंडिकेटर है, लेकिन डेफिनेटली प्रोफेशनल्स के साथ मिलकर आपने ये करना है, तो ये प्रॉपर्ली होगा। इस वीडियो का मकसद है आपको सिर्फ एक स्टार्टिंग पॉइंट है गाइड करें। 4th सेक्शन जो है उन लोगों के लिए जो सेल्स टैक्स में भी रजिस्टर्ड है और उनकी सेल्स और इंपोर्ट्स वगैरह के हवाले से डिटेल यहाँ पर आएगी। तो आपके लिए ये जो सरप्राइज है, गवर्नमेंट ने ये एमआईएस और एफबीआर मालूमात से निकाल के इसको टैक्स रिटर्न का हिस्सा बना दिया। अब सबसे पहले बात करते हैं कि आपने कौन सा खाना भरना है। अगर आप एम्प्लॉयर से, यानी आप एम्प्लॉयर से इनकम ले रहे हैं तो वो सैलरी के हेड के नीचे आएगी। लेकिन अगर आप जैसे मैंने कहा डॉक्टर्स के केस में भी और भी बहुत सारे प्रोफेशनल्स, वो लोग प्राइवेट प्रैक्टिस भी करते हैं या वो एज ए कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, तो उनको फिर जो उनसे जो डिडक्शन होती है वो इनकम टैक्स की होती तो है, लेकिन उन्होंने अपने आप को फिर इनकम फ्रॉम बिजनेस के हेड के नीचे शो करना है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर तो वो होता है जिसका बिजनेस होता है। आप कहेंगे मैं तो यार डॉक्टर हूँ, मैं तो सुबह जाता हूँ पब्लिक हॉस्पिटल में, शाम को जाता हूँ किसी के प्राइवेट उसमें, मेरी तो ये दोनों मेरे लिए एम्प्लॉयर है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा समझना जरूरी है। और इसमें थोड़ा सा बेनिफिट ये भी होता है
अगर आपकी एज ए डॉक्टर बहुत ज्यादा सैलरी, तो सैलरी पे बहुत ज्यादा टैक्स अगर सारी की सारी अमाउंट सैलरी के तौर पे कटे, तो फिर ये होता है कि आप पर बहुत ज्यादा टैक्स लगेगा। अगर वो डिवाइड हो जाएगी तो वैसे तो ये इनकम और इन दोनों इनकम ने ऐड होना है, लेकिन इस पे अगर टैक्स कटेगा तो एक फिक्स रेट होगा 11% या 13%, इस पे जो है वो रेट बढ़ता रहता है। तो एक तरह से आपको टैक्स की बचत हो भी सकती है अगर आप प्रॉपरली इस तरह करें। ये डिपेंड करता है कि आपका क्या रिलेशन है प्राइवेट एम्प्लॉयर के साथ, पब्लिक एम्प्लॉयर के साथ। इसके अलावा प्रॉपर्टी से जो है रेंटल इनकम आप कोशिश करेंगे शो करें, क्योंकि गवर्नमेंट के पास बहुत सारे सोर्सेज हैं, खासतौर पर कमर्शियल अगर है। उसके अलावा कैपिटल एसेट कोई बेचा है तो कैपिटल गेन है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में मल्टीपल चीजें आती हैं। तो इस तरह आपने यहाँ टिक करना होगा एक या एक से ज्यादा हेड को। और अगर आप एक स्टूडेंट है, हाउसवाइफ है या सीनियर सिटीजन है, कोई शख्स है जिसकी इनकम नहीं है किसी वजह से, तो आपने फिर नो इनकम वाले खाने को क्लिक करना होगा। इसका ये मतलब नहीं है कि आप साल में खर्च नहीं कर सकते। इसका मतलब ये होगा कि इनकम टैक्स रिटर्न में तो फिर एज इट इज कोई फिगर नहीं आएगी नो इनकम वाले की, लेकिन वेल्थ स्टेटमेंट में फॉरेन रेमिटेंस आ सकती है, गिफ्ट आ सकती है, इनहेरिटेंस आ सकता है। तो उस पर हम आने वाले दिनों में बात करेंगे। ये तो आपका पहला सरप्राइज है। जब आप फर्स्ट चीज ओपन करेंगे तो ये आपका फर्स्ट जो पेज ओपन होगा उसका पहला पार्ट है जोन 1 में हमें। दूसरी चीज वो आपसे पूछेंगे कि आप पाकिस्तान में 183 डेज थे कि नहीं। ये कैसे पता चलता है? तो ये बेसिकली नॉन रेजिडेंट लोग इस चीज को क्लियरली बता सकते हैं। रेजिडेंट पर्सन तो रह रहा होता है पाकिस्तान में, नॉन रेजिडेंट जब भी पाकिस्तान में आते हैं तो उनके पासपोर्ट पे स्टैंप लगाया जाता है। तो अगर नॉन रेजिडेंट को शक हो कि उनके 183 डेज से ज्यादा, 183 या 183 डेज से ज्यादा तो नहीं हो गए और वो कहीं रेजिडेंट तो नहीं हो गए, तो अपने पासपोर्ट को देख लिया। जो शख्स पाकिस्तान में रहता है, थोड़ी देर के लिए बाहर गया था, तो वो बेसिकली अपनी पाकिस्तान सोर्स इनकम भी डिक्लेयर करेगा और वो ग्लोबल इनकम भी डिक्लेयर करेगा। इसी तरह वो पाकिस्तानी एसेट्स भी डिक्लेयर करेगा और ग्लोबल एसेट्स भी डिक्लेयर करेगा। ये उसकी बुनियाद है। अगर आप इसको नो कर देते ना, तो सपोज करें कि जैसे आपने प्रीवियस स्लाइड में नो इनकम वहां शो किया था और यहाँ आप नॉन रेजिडेंट कर देते हैं, तो फिर इसका मतलब है कि आपको ना तो स्टेटमेंट फाइल करनी है और आपकी पाकिस्तान सोर्स इनकम भी कोई नहीं है, क्योंकि आपने पहले नो किया था पाकिस्तान सोर्स। तो फिर आपकी सिंपल रिटर्न जा रही है, जस्ट क्या फाइलर रहे, आपका एक्टिव स्टेटस रहे वगैरह। तो जो है कहते हैं इस तरह करके ये सिनेरियो बन सकता है। वैसे नॉन रेजिडेंट जिनकी कोई इनकम पाकिस्तान सोर्स इनकम नहीं होती, उनकी सेपरेट रिटर्न भी होती है। लेकिन यहाँ जो ये अब नई रिटर्न आई है, हो सकता है वो आपको इसी के थ्रू आए। अगर आप पाकिस्तान में इतने दिन है तो आप यस करेंगे, वरना नो करेंगे। नो से आपको फिर सिर्फ पाकिस्तान सोर्स इनकम कहते हैं वो इनकम जो पाकिस्तान में कमाई है। घर पाकिस्तान में था, रेंट पे दिया होता, बैंक अकाउंट पाकिस्तान में था, उस पर प्रॉफिट आ गया वगैरह। यहाँ पे एफबीआर वालों ने क्लियरली लिख भी दिया और अच्छी बात है लीगली। उन्होंने कहा जी थैंक यू वेरी मच, आप ये सब काम कर रहे हैं, रिटर्न फाइल कर रहे हैं, लेकिन ये जो डेटा आप देख रहे हो इस इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन की समरी में, ये इंडिकेटिव है, यानी कि ऐसा नहीं है कि कंप्लीट है, कॉम्प्रिहेंसिव है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है करेक्ट रिपोर्टिंग ऑफ इनकम एंड टैक्स, यानी इससे एंड पर जो टैक्स रिटर्न फाइल करने का प्रोसेस आप स्टार्ट करेंगे, अगला पेज जो है जो आप अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो आपने जो है ना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप प्रॉपर इनकम और टैक्स डिक्लेयर करें। ये जो डेटा है ये इनकम टैक्स लॉ में मुख्तलिफ सेक्शंस के तहत एफबीआर को पावर मिली हुई है कि बैंक्स, टेलीकॉम्स, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार्स, यूटिलिटीज और जितनी भी गवर्नमेंट और बहुत सारी प्राइवेट इदारों से वो डेटा ले सकते हैं सीएनआईसी के अगेंस्ट टैक्स पेयर का, और वो एग्रीगेट भी होता है और वो इस तरह अब आपके सामने ये शो हो रहा है। तो अगर एफबीआर कोई डिडक्शन मिस कर लेता है या कोई डेटा मिस कर लेता है तो उसको आपने क्लेम करना है। और अगर वो कोई इनकरेक्ट इनकम आपकी शो कर रहा है, आपके सीएनआईसी के अगेंस्ट ऐसे सिनेरियो होते हैं, तो उसको ठीक कराना भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और करेक्ट रिटर्न फाइल करना बेसिकली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ये चीज वो लोग जो टेक्निकली समझते हैं, सेक्शन 114 की नजर में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि अब एफबीआर इसी डेटा के अगेंस्ट जो है, कौन सी डेटा के अगेंस्ट, ये जो आगे डेटा है, यानी कि एक तो ऊपर आपने बता दिया आपकी इनकम सोर्स क्या है, कितने दिन है, और उन्होंने बता दिया आपके यहाँ पे ये ऑटो पॉपुलेटेड होगा, यानी एज ए विथहोल्डिंग का मतलब है कि टैक्स आपसे डिडक्ट हुआ है, ये टैक्स आपसे डिडक्ट हुआ है, किसी और ने डिडक्ट किया, किसी और से बुला दिया, मोबाइल कंपनी हो सकती है, बैंक ने कैश विड्रॉल पे किया है। ये जो डेटा है अगर आप ये मिस कर जाते हैं, सपोज करें कि आप मोबाइल पर आपसे मोबाइल पर आपसे टैक्स डिडक्शन हुई और आप अपनी टैक्स रिटर्न जो स्टेप के बाद नेक्स्ट स्टेप से स्टार्ट होगा उधर आप नहीं मेंशन करते, तो इनकम टैक्स लॉ में सेक्शन 120 के अंदर उन्होंने एक ऑटोमेटेड सेक्शन डाला हुआ है। उन्होंने कहा हुआ है कि ऑटोमेटिकली वो एआई के थ्रू चेक करेगा, और अगर आपने ये चीजें जो टैक्स वाले आपको बता रहे हैं, आपकी इकोनॉमिक समरी ये वाली विथहोल्डिंग वाली, विथहोल्डिंग वाली और विथहोल्डिंग एजेंट वाली, तो ये अगर आप क्लेम नहीं करेंगे तो आपको कहेंगे कि जी आपकी टैक्स रिटर्न डिफिसिट है, और आपको नोटिस आ जाएगा 120 सबसेक्शन 3 का, 120 सबसेक्शन 3 का नोटिस आ जाएगा रिटर्न फाइल करने के बाद। तो ये वो लोग जो प्रोफेशनल्स से काम नहीं करवाते, और पहले तो हो जाता था, रिटर्न फाइल हो जाती थी, पता नहीं चलता था, लेकिन अब आपने इस चीज़ का ख्याल रखें, क्योंकि ये विथहोल्डिंग वाला जो है डेटा हर एक शख्स का होगा जिसकी इनकम नहीं भी होगी, तो चूंकि उसके नाम पे। इसमें इंटरेस्टिंग ये भी है कि बहुत सारे नॉन रेजिडेंट लोग जिनके नाम पे बहुत सारी सिम्स है, जो उनके घर वाले पाकिस्तान में यूज़ कर रहे हैं, उनके बहुत सारे टैक्स डिडक्शन है, या गाड़ी उनके नाम पे है, या अगर उन्होंने प्लॉट वगैरह लिया है तो विथहोल्डिंग होगी। तो इस चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। तो ये पोर्शन ये बताता है कि जो टैक्स आपसे किसी और ने डिडक्ट किया है, एग्जाम्पल ये हो गए। इसमें गोल आपका ये होना चाहिए, यू वांट टू केयरफुली रिव्यू एंड क्लेम ऑल ऑफ दीज टू रिड्यूस योर फाइनल टैक्स लायबिलिटी। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि कंप्लायंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि 123 का नोटिस आ जाएगा आपको, लेकिन आपकी टैक्स लायबिलिटी भी तो कम होगी ना। जो टैक्सेस आपसे कटे काइंडली उसको क्लेम करें, तभी गवर्नमेंट जो है ना विथहोल्डिंग कम करेगी, वरना गवर्नमेंट विथहोल्डिंग टैक्सेस बढ़ाती जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पर अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, आप पेंशनर हो, सैलरीड पर्सन हो, बिजनेस पर्सन हो, नॉन रेजिडेंट हो, स्टूडेंट हो, जो भी हो, आपने इन चीज़ों इस पहले पेज को, इस वीडियो को ध्यान से देना है, क्योंकि अगर आप आईआरएस में रजिस्टर्ड हो
अव्वल तो अगर आप भूल गए हो क्या आईआरएस में तो काइंडली कर लें, क्योंकि एक दफा जब आप आईआरएस में रजिस्टर्ड होते हो तो आप पाबंद होते हो टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए। इसलिए नो इनकम वाला भी खाना आपने थोड़ी देर पहले वीडियो में देखा। और इसी तरह डिडक्शंस भी होती हैं, तो बहुत सारी एक्टिविटी टैक्स की हो रही है। और आप आईआरएस में आपके प्रोफेशनल ने, आपके बड़े भाई ने, किसी ने आपको रजिस्टर कर दिया तो आप भूले हो कि जी मैंने, तो आप काइंडली आप डेट लाओ, यानी 2026 तक की रिटर्न्स फाइल करो फौरन। 2026 की रिटर्न अभी आप ये वीडियो जून में देख रहे हैं तो जुलाई से ये आईआरएस में अवेलेबल होगी, लेकिन प्रीवियस ईयर्स की अवेलेबल है, आप करें। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये विद होल्डिंग और नो इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं दोबारा एम्फसाइज कर रहा हूँ कि आप करें। अब आते हैं ऐसे लोग जो बिजनेस कर रहे हैं, एनजीओज हैं, बिजनेस कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, पीआरए में रजिस्टर्ड है, वो भी जो है ना इनकम टैक्स डिडक्ट करते हैं। इसमें लेटेस्ट जो है ई कॉमर्स की जो स्टोर्स हैं आपके, चाहे आपका बड़ा छोटा बिजनेस हो, साल का 1-2 लाख रुपए का बिजनेस हो, 50 लाख का हो, जितने का भी, आपने डिडक्शंस की हैं, आपने और लोगों को पेमेंट करते हुए डिडक्शंस की हैं। इसमें बिजनेस ओनर्स मेनली आते हैं और उसमें मुख्तलिफ टाइप का सर्विस भी है, वो भी है, ठीक है। और चाहे एम्प्लॉइज को सैलरी देते हुए या सप्लायर्स को, तो आपने ये जरूरी था कि आप करें। तो इस वजह से जो है कहते हैं आपने अलर्ट होना है कि ये सब डिडक्शंस जो आपने की हैं और फिर गवर्नमेंट यानी स्टेट बैंक में, नेशनल बैंक में जमा कराई है, तो ये शो हो रही होंगी। एक तो अप टू डेट होनी चाहिए, क्योंकि ये आपके अपने हाथ में है। और यहीं से पता चलेगा। बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने आप को मिडिलमैन समझते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, लेकिन ना अपने नाम पर कोई चीज लेते हैं और आगे चीज प्रोवाइड करते हैं। लेकिन याद रखें, कोई ना कोई शख्स आपको आपके नाम पे चीज दे देगा, इनवॉइस इशू कर देगा, सर्विस इनवॉइस इशू कर देगा पीआरए की। तो आप जो बिजनेस नेट में आ जाओगे, टैक्स नेट में आ जाओगे, तो आपने क्लियर करनी है अपनी रिटर्न, नील फाइल करना, या आप करना भी चाहोगे अगर आपने विदहोल्डिंग एजेंट के तौर पर किया और नील करना चाहोगे, या बिजनेस हेड को नहीं टच करोगे तो प्रॉब्लम होगी। आपका गोल क्या होना चाहिए? फॉर मोस्ट सैलरीड इंडिविजुअल दिस सेक्शन विल बी इंटायरली ब्लैक। तो वो लोग परेशान ना हो जो सैलरीड लोग हैं, जिनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी इतनी नहीं है, तो वो नहीं आएंगे। इसमें नो इनकम वालों को भी परेशान नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर उनके नाम पे, अगर वो कहीं पार्टनर है, उन्हें पता ही नहीं है, बड़े भाई ने कहीं उनको पार्टनर किया हुआ है, उनके नाम पे विदहोल्डिंग हो रही है, तो फिर उनको प्रॉपर लीगल एडवाइस लेनी चाहिए। ओनली रेलेवेंट इफ यू रन योर बिजनेस और। तो मेनली तो फोकस लोगों पे जो अपना बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन करें, उनको ये खाना एज ए विदहोल्डिंग एजेंट सीरियस लेना चाहिए। लेकिन मैं ये बात बता रहा हूँ कि ये वो चीजें हैं जो गवर्नमेंट को पता है, आप इनको छुपा नहीं सकते। अब टैक्स यू हैव ऑलरेडी पेड, यानी कि वो जो जोन है आपका, जिसमें आपको दिखाया जा रहा होगा, इसमें हम अभी देख रहे थे कि जोन जो ये वाला जोन 2 जो है, जोन 2 की बात हो रही है, जहां पे टैक्स आपसे डिडक्ट होगा। तो उस खाने को एक्चुअली कैसे फिल करना है, यहाँ पे लिखा होगा, डिस्क्रिप्शन सेक्शन वगैरह का जिक्र होगा कि इस सेक्शन के तहत इतना मोबाइल फोन का बिल आया था, उस पर इतना विथहोल्ड हुआ था, इतना इस कंपनी ने, जोंग वालों ने इंटरनेट चार्जेस के अगेंस्ट इतने इंटरनेट चार्जेस थे, इतना उन्होंने टैक्स डिडक्ट किया था, इतना बैंक ने किया था। तो ये जो है ना आपको बड़ा अच्छा बताएगा। इवन सैलरीड लोगों का भी यहीं पे आएगा, यानी उनका जो ना, और सैलरीड लोगों के लिए इसलिए भी, यानी हर एक टैक्स पेयर के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आगे वाली वीडियोस में आप देखेंगे कि सैलरीड लोगों को इस दफा अपने एम्प्लॉयर का एनटीएन और नाम डालना जरूरी है। यानी एनटीएन डाल के सर्च करके उनको बताना जरूरी है कि जी ये मेरा एम्प्लॉयर है, ताकि फेक सैलरीड बहुत सारे लोग अपनी इनकम सैलरी में शो करके बचत करने को करते हैं। इसी तरह लेस्को, प्रेस्को, इलेक्ट्रिसिटी वाले बैंक्स सब यहाँ आ रहे होंगे, खासतौर पर जो प्रॉपर ब्रांडेड कंपनीज और चीजें हैं वो सब आ रही होंगी। और ये वो टैक्सेस हैं जो फिर आपने मुख्तलिफ एडजस्टेबल टैक्सेस हैं जो आपने क्लेम करने हैं, उसकी वजह से आपकी टैक्स लायबिलिटी भी कम होगी, और उसकी वजह से ये भी पता चलेगा कि आपके ओवरऑल स्पेंडिंग कहाँ हुई है, इनकम कहाँ आई है, खर्चे कहाँ हुए। ठीक है, यहाँ पे इस कॉलम में वो जो ओरिजिनल बिल है जिस पर डिडक्शन हुई है, यानी वो गाड़ी के टोकन की बात हो रही हो या बिजली के बिल की बात हो रही हो, तो यहाँ पे वो शो होगा, और फिर जितना विदहेल्ड हुआ है। अच्छा, इसमें ये हो सकता है कि इंटरनेट जैसे 12 महीनों का आता है तो सिर्फ 11 महीनों का शो हो रहा हो, क्योंकि आप जब देख रहे हो तो जून वाली एंट्री ना हुई हो, या 1-2 महीनों की एंट्री ना हुई हो, तो या वो बैंक उस तरह कनेक्टेड ना हो, तो सारा कैश विड्रॉ ना हो, तो आपके पास अपने इंडिपेंडेंट रिकॉर्ड्स भी रखिए। जिसका मतलब ये है कि जब आप एक कंसल्टेंट से रिटर्न अगर फाइल कर रहे हैं और अपना लॉगिन, काइंडली आईआरएस का लॉगिन पासवर्ड अपने ही कंट्रोल में रखा करें, तो लॉगिन करके आप देखिए पहला पेज तो आपको नजर है कि सैलरी पे इतना कटा है, तो अपने एम्प्लॉयर से कहें जी मुझे टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट दे दें। इलेक्ट्रिसिटी में लेस्को या प्रेस्को जो भी है उसकी वेबसाइट पर जाके टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट ले लें। बैंक को रिक्वेस्ट करें कि जी मुझे टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट दे दें, जो बैंक्स नजर आ रहे हैं। और आपको अगर नहीं भी कोई नजर आ रहा है तो आप बाकियों से भी, अगर आपके बैंक अकाउंट से एक्टिव है, उनसे पूछ लें। फिर इसके अलावा और जो आपकी यूटिलिटीज है और है, फिर बच्चों की फीस वगैरह पे अगर कटा है तो उनसे, जिस शख्स ने भी आपसे टैक्स होल्डिंग की है ना, उससे टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट प्रॉपर स्टैंडर्ड मंगाएं, और वो सारे मंगा के फिर जो है वो आप अपने कंसल्टेंट को दें। अगर खुद भी रिटर्न फाइल करते हैं तो वो पहले जमा करें सारे, और यहाँ वो आपको हेल्प करेगा। और हो सकता है मिसमैच हो, तो क्रूशियल ये कि कीप ट्रैक ऑफ दीज नंबर्स टू क्लेम देम अगेंस्ट योर फाइनल टैक्स। एक चीज जो लास्ट ईयर हो रही थी वो ये हो रही थी कि जो टैक्स विदहेल्ड हुआ था वो ऑटो पॉपुलेट हो रहा था अपने अपने खानों में, यानी अगर बैंक ने प्रॉफिट काटा था तो फिक्स्ड एंड फाइनल टैक्स वाले खाने में बैंक के कॉलम में गया हुआ था, इंटरनेट वाला इंटरनेट के कॉलम में, एडजस्टेबल में गया हुआ था। तो ये भी अच्छी बात है, सैलरी का सैलरी में भी आता है। लेकिन आपके पास विदहोल्डिंग स्टेटमेंट इसलिए होनी चाहिए, विदहोल्डिंग टैक्स का सर्टिफिकेट इसलिए होना चाहिए कि हो सकता है ये गलत फिगर शो हो रही है। ठीक है, तो ये वो टैक्सेस हैं जो आपसे कटे हैं, यही आपने बड़े सिस्टमैटिक तरीके से जो है ना वो करनी है। जो कंसल्टेंट्स देख रहे हैं वो ये कर सकते हैं कि क्लाइंट का लॉगिन करके देखें क्या शो हो रहा है, और क्लाइंट को यही कागज भेज दें कि ये सारे आपके टैक्सेस हैं, इन सारों के सर्टिफिकेट्स आप ले लें और हमें दिलवा दें। तो इस तरह करके जो है ना करेक्ट फाइलिंग होगी, जो बहुत जरूरी है।
वो टैक्सेस जो आपने कलेक्ट किए थे एफबीआर के बिहाफ पे, वो भी इसी तरह आ रहे होंगे। आपने खुद चूंकि फाइल किए होंगे किसी से एम्प्लॉय के बेसिस पे, किसी से कॉन्ट्रैक्टर के बेसिस पे, और जितनी तनख्वाह थी और उसके अगेंस्ट, तो वो सिलसिला यहाँ आ रहा होगा। इफ यू आर स्टैंडर्ड एम्प्लॉय और फ्रीलांसर, यानी आप काम कर रहे हो और ऐसा आपका पाकिस्तान में काम नहीं है, या आप एम्प्लॉय हो तो आपसे डिडक्शन हो रही होगी, तो ये सेक्शन आपके लिए शायद ब्लैंक हो, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप अगर बिजनेस ऑपरेट कर रहे हो और पेमेंट्स कर रहे हो, तो डेफिनेटली आप जो है ना विदहोल्डिंग में आएगा। इसमें इंडिविजुअल्स और एओपी जिनकी 10 मिलियन से कम होती है, वो नॉर्मली विदहोल्डिंग एजेंट नहीं होते। लेकिन फिर भी एम्प्लॉय एक ऐसी कैटेगरी है कि चाहे एम्प्लॉय आपके सिर्फ 2 एम्प्लॉइज हो और आपका पूरे साल का 5 लाख का भी काम हो, तो एम्प्लॉय से अगर उनकी सैलरी 50,000 से ज्यादा है तो आपने डिडक्शन करनी है। तो कोई भी काम अगर आप करें बिजनेस रिलेटेड, और जिस तरह एनजीओज वगैरह भी एक ऑर्गेनाइज काम होता है, बेशक बिजनेस नहीं होता, तो आपको ये विदहोल्डिंग एजेंट का रोल पे करना पड़ेगा, और आपको विदहोल्ड करना पड़ेगा एम्प्लॉइज से, वेंडर से, उसके अलावा और सिनेरियोज में भी। तो नोट दैट द कॉलम एक्सप्लिसिटली डिनोट वैल्यूज इन पीकेआर, इंश्योरिंग क्लैरिटी ऑन करेंसी ऑफ योर कॉर्पोरेट टैक्स रिकॉर्ड। डेफिनेटली पाकिस्तान जब टैक्स रिटर्न फाइल की जाती है तो सारा कुछ पीकेआर में किया जाता है, और आपने भी पेमेंट्स उस तरह की होती है। अगर आउटसाइड पेमेंट्स है तो उनको फिर जो स्टैंडर्ड डॉलर रेट है, यूरो रेट है, उस पर कन्वर्ट करना होगा। अच्छा, सेल्स टैक्स के केस में थोड़ा सा जो लोग सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड हैं और आईआरएस में अपनी रिटर्न्स फाइल कर रहे हैं, तो उनको बताया जा रहा होगा कि उनकी डोमेस्टिक परचेज किधर है, इस पेज पे इंपोर्ट्स क्या है, डोमेस्टिक सेल्स क्या है, और डेटा वहीं से उठाया जा रहा होगा। अब इसके अंदर कुछ टेक्निकल बातें हैं जैसे क्लोजिंग स्टॉक वगैरह, लेकिन मेनली ये फिगर्स जो है ना आपके उसमें होनी चाहिए नॉलेज में, कि आप बिजनेस कर रहे हो सकता है आप इंपोर्टर हो सकता है लोकल बिजनेस करते हो सकता है स्टार्टअप हो, तो या सॉफ्टवेयर कंपनी हो, या रिटेलर्स हो, तो इन सब चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। या आप होलसेलर वगैरह हो, तो आपके जो मैन्युफैक्चरर वगैरह है वो डेफिनेटली आपसे टैक्स सप्लाई चेन पे काटता है। अगर आप होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर हो, तो फिर आपने देखना है कि कितनी सेल आपने शो की है, वो डिडक्शन कितनी हुई है, आपने कितनी डिडक्शन की है। कहने का मतलब ये तीनों पेजेस जो है पीछे, ये पेज और ये पेज, ये तीनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अगर आप सप्लाई चेन में है, वॉल्यूम मुख्तलिफ चीज़ें कर रहे हैं, चाहे फार्मास्यूटिकल है, जो भी है, सीमेंट है, इसमें आपने करना है। तो यहाँ आपको बताया जा रहा है कि ये आपके मुख्तलिफ डोमेस्टिक परचेजेस, सेल्स, उनकी वैल्यू, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की वैल्यू, ये सब यहाँ पे शो होगी, डिस्क्रिप्शन होगी, वैल्यू ऑफ सप्लाईज होगी, और सेल्स टैक्स जो आपसे डिडक्ट होगा या आपने डिडक्ट किया होगा लास्ट में। और यहाँ पे वीडियो कंप्लीट करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे रिटर्न फाइलिंग, और उसमें ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट का हेड सबसे पहले आते हैं, सैलरी, तो उसमें जो नए सरप्राइजेज हैं उसमें हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बात थी कि ये जो डेटा है आखिर में आपको डाउनलोड का ऑप्शन होगा, तो मैं जैसे आपको कह रहा हूँ कि इसको फौरन डाउनलोड करें, जैसे 1 जुलाई 2026 के बाद आपको 2026 की टैक्स रिटर्न अवेलेबल हो, खुद देखें, कंसल्टेंट से अगर रिटर्न फाइल करते हैं उसको भेजें, या कंसल्टेंट क्लाइंट को भेजें, और वो कहे कि ये सब कुछ चेक करें, देखें जी एक्यूरेट है, फिर इसी मुताबिक टैक्स सर्टिफिकेट्स मंगाएं। उतनी तक आप और जो वर्किंग है वो करें, जो बिजनेस वाले हैं तो उन्होंने अपने अकाउंट्स भी क्लोज करने होंगे वगैरह वगैरह। और उसके बाद फिर हम जो है रिटर्न फाइलिंग की तरफ जाएंगे, जो जुलाई 1, 2025 से लेकर 30 जून 2026 के दौरान जितनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हुई हैं, चाहे वो इनकम साइड पे हुई हैं, स्टेटमेंट साइड पे हुई हैं, वो सब आपने करनी होगी। तो इस तरीके से ये सरप्राइज है कि आपने ये सारा डेटा ओके करने के बाद, देखने के बाद क्लिक स्टार्ट रिव्यू करेंगे, और फिर जब आप मतलब सेटिस्फाइड होंगे तो फिर आप जाकर अपनी रिटर्न फाइल करेंगे, और यहाँ जो डिफिशिएंसीज रहेगी उनको वहाँ पे अपनी रिटर्न में पूरी करेंगे। ये लीगल स्टैंड नहीं ले सकते कि यहाँ तो वो डेटा शो ही नहीं हो रहा था, तो मैंने भी कहा कि नहीं। तो वो लोग जो मिडिल पर्सन करते हैं या अपने आप को ग्रे एरिया में रख रहे हैं, ये थोड़ा सा उन पर मजीद एक कैप होगा। जो लोग जेन्युइनली फाइल कर रहे हैं उनको मजीद हेल्प होगी। बाकी प्रोसेस 1 जुलाई से स्टार्ट कर ले, इंशाल्लाह 12 जून को बजट भी आ रहा है, तो वो तो अगले साल के हवाले से होगा। ये तो हम पिछले साल जो आई थी सारे टैक्स रेट्स और बातें, उसके बेसिस पर हम इस साल की रिटर्न फाइल करेंगे। टाइम पे फाइल करें, वरना आपके नाम के साथ एक्टिव लेट फाइलर लग जाएगा और आपको मजीद टैक्सेस देने पड़ेंगे। मैं हूँ आपका टैक्स दोस्त और टैक्स होस्ट एंथनी विलियम्स। आप देख रहे थे टैक्स दोस्ती वीडियोस। तो टैक्स फाइलिंग के हवाले से हम बात करते रहेंगे, और ये जो रिटर्न है ये ड्राफ्ट सूरत में टैक्स एफबीआर की वेबसाइट पर अवेलेबल है। ये वो एक्चुअल डॉक्यूमेंट है जो आपको नजर आएगा, और इस वीडियो में हमने ये मुख्तलिफ जो 4 सेक्शंस हैं